बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट यूनिट में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जलीय प्रावस्था के अंदर आयोडीन की सांद्रता और CH2 में आयोडीन की सांद्रता का अनुपात वितरण गुणांक K है। तो जल में I2 की मात्रा या सांद्रता को हम K वितरण गुणांक इंटू CH2 में I2 की सांद्रता के गुणनफल के बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं। CH2 में आयोडीन की सांद्रता हमने ज्ञात कर रखी है, तो जल में I2 की सांद्रता हो जाएगा K इंटू वितरण के बाद CH2 में आयोडीन की सांद्रता है X माइनस B, जिसको कि हम D के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। एक हमने प्रतीक सांद्रता के लिए लिया था X, दूसरा लिया था A, तीसरा लिया था B और अब हम प्रदर्शित कर रहे हैं D। तो जल में आयोडीन की सांद्रता K इंटू एक्स माइनस बी, ये ब्रैकेट लगा रखा है दोनों तरफ, और ये बराबर हो जाएगा D के। अब हम इसको समीकरण नंबर दे रहे हैं 1। जल में आयोडाइड आयन आयोडीन के साथ निम्न प्रकार संकुल बनाते हैं या I3 माइनस का विघटन साम्य प्राप्त होता है। तो पहले ध्यान रखना, इससे ऊपर हमने जो सूत्र लिया था जलीय विलयन के अंदर I2 प्लस I माइनस से I3 माइनस बन रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जलीय विलयन के अंदर 100% आयोडीन I3 के रूप में परिवर्तित हो गई है, लेकिन I3 माइनस वापिस यदि विघटित होता है तो साम्य के अंदर I माइनस और I2 का निर्माण करेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि साम्य से पूर्व जितना I2 CH2 से जलीय प्रावस्था में आया था, अर्थात I2 जितना प्रवेश किया था जल में, वो सारा का सारा I माइनस से रिएक्शन करके उतने ही मोल I3 माइनस बना देता है। और I3 माइनस की सांद्रता हमने मान रखी थी कितनी, B मोल प्रति लीटर। साम्य से पूर्व I3 माइनस अगर विघटित नहीं होता है तो इसकी मात्रा B, और विघटन के बाद में यह D मोल वापिस आयोडीन और I माइनस का निर्माण करता है। तो I3 माइनस के B मोल अगर विघटित होते हैं तो उसमें से मान लीजिए जल में आयोडीन जितनी है वह पूरी आयोडीन I3 माइनस के विघटन से ही प्राप्त होगी। और चूंकि हमने जल में आयोडीन की सांद्रता D मोल प्रति लीटर समीकरण 1 से ज्ञात कर रखी है, तो D मोल आयोडीन कैसे बनेगी, यदि I3 माइनस के D मोल विघटित होते हैं तो I2 बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए B मोल में से D मोल घटा दीजिए I3 माइनस के, तो शेष इसमें उत्पाद के रूप में बनेंगे D मोल आयोडीन के, I माइनस आयोडाइड आयनों के, और D मोल बनेंगे आयोडीन के प्रति लीटर। तो ये साम्य के अंदर आयोडीन के मोलों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। विलयन में I माइनस आयनों की मात्रा साम्य पर कितनी होगी उसका निर्धारण हम यहाँ पर करते हैं। तो I माइनस साम्य पर कितना उपस्थित रहेगा, वो हो जाएगा प्रारंभ में KI के जलीय विलयन में KI A मोल प्रति लीटर लिया था। चूँकि KI प्रबल विद्युत अपघटय है, पूर्ण आयनीकृत हो जाता है, अर्थात A मोल प्रति लीटर आयोडाइड आयन उत्पन्न करेगा। इन आयोडाइडों में से कुछ मात्रा में आयोडाइड I2 से विक्रिया करके KI3 बना देता है। तो शेष साम्य के बाद या विघटन के बाद विलयन में उपस्थित या जलीय प्रावस्था में उपस्थित आयोडाइड की मात्रा B माइनस D मोल प्रति लीटर है। तो A मोल आयोडाइड अर्थात KI में से जितना I3 निकल गया है उसको घटा दिया जाए तो विलयन में उपस्थित आयोडाइड आयनों की सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर A में से घटा रहे हैं B माइनस D अर्थात शेष I3 माइनस आयनों की सांद्रता को। तो आयोडाइड आयनों की सांद्रता आ जाएगी A माइनस ब्रैकेट में है B माइनस D, और ये टोटल हो जाएगा मोल प्रति लीटर। नेक्स्ट में उपयुक्त प्रक्रम से प्राप्त I3 माइनस की सांद्रता भी हमने ज्ञात की, I माइनस की सांद्रता भी ज्ञात की, I2 की भी जलीय सांद्रता या जल प्रावस्था के अंदर सांद्रता हमने ज्ञात की है। तो इन सांद्रताओं से प्राप्त साम्य स्थिरांक का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है,
तो I2 I3 माइनस संकुल के रूप में उपस्थित रहेगा। अर्थात हम जो सांद्रताएं ज्ञात कर रहे हैं, अगर यह सांद्रता या ये सांद्रताएं जलीय प्रावस्था के अंदर निश्चित साम्य स्थिरांक को संतुष्ट करती हैं, तो आयोडीन अर्थात I2 जलीय विलयन के अंदर जिसमें Ki मिला रखा है I3 माइनस के रूप में उपस्थित रहेगा। अगर I3 माइनस के रूप में उपस्थित या संकुल आयन के रूप में उपस्थित नहीं है, तो इन आंकड़ों को साम्य स्थिरांक के सूत्र में रखने पर साम्य स्थिरांक का मान सामान्य से भिन्न प्राप्त होता है। लेकिन सामान्य रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर यह मान कांस्टेंट प्राप्त होता है। अतः आयोडीन या I2 Ki युक्त जलीय विलयन में Ki3 के रूप में उपस्थित रहती है। और यहाँ पर K इक्विलिब्रियम का जो साम्य है वो प्रदर्शित किया जाता है जल प्रावस्था के अंदर या विघटन प्रावस्था के अंदर K इक्विलिब्रियम के रूप में। तो यहाँ पर हमने लिखा है I3 माइनस के विघटन के रूप में I माइनस अर्थात आयोडाइड की सक्रियता गुणा I2 आयोडीन की सक्रियता बटा I3 माइनस की सक्रियता का अनुपात, और यही साम्य स्थिरांक है। अगर ऊपर आंकड़े रखने के बाद में ये कांस्टेंट रहता है तो यह नष्ट वितरण नियम को संतुष्ट करता है तथा संकुल के रूप में I3 माइनस की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। अब हम लास्ट में एक न्यूमेरिकल प्रश्न ले रहे हैं। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और न्यूमेरिकल प्रश्न के अंदर ये प्रक्रिया है। देखिए, सवाल दिया गया है ये नष्ट वितरण नियम से, जिसके अंदर विलेय की शेष मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रश्न की, जिसमें है किसी जलीय विलयन में 10 ग्राम प्रति लीटर, 10 ग्राम जी प्रतीक होता है, एम हटा के लिखना। तो किसी जलीय विलयन में 10 ग्राम प्रति लीटर विलेय उपस्थित है जिसकी मात्रा निष्कर्षित की जानी है। जल में मात्रा दी गई। तो निम्न दो परिस्थितियों में निष्कर्षण की गई या निष्कर्षित की गई मात्राओं को ज्ञात करिए। प्रारंभिक मात्रा 10 ग्राम दे रखी है 1 लीटर में, और 2 बार हम 100 ml ईथर को एक बार में लेकर निष्कर्षण करें तो कितनी मात्रा शेष बचेगी और या निष्कर्षित होगी। तो यहाँ सवाल ध्यान रखना, निष्कर्षित की गई मात्रा पूछा है। जो हमने सूत्र के रूप में जो लिया था W1 या WN, वो शेष मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ पर जो सवाल पूछा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा कि दो परिस्थितियों में निष्कर्षित की गई मात्रा अर्थात कार्बनिक विलायक में या ईथर में जो मात्रा स्थानांतरित हुई है उस मात्रा को आपको लेना है। तो 100 ml ईथर से एक बार निष्कर्षण किया जाए तो प्राप्त होने वाली निष्कर्षित मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए पदार्थ या विलेय का जल व ईथर के बीच वितरण गुणांक ईथर के पक्ष में कितना है, 2। तो ये प्रश्न में दे रखा है, तो ईथर के पक्ष में 2 मात्रा है, उसको हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। हल करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जल में विलेय की शेष मात्रा यदि W1 है तो हम उसको इस रूप में दर्शाते हैं। सूत्र है W1 बराबर A इंटू KV बटा KV प्लस X। यहाँ पर A प्रारंभिक मात्रा है जो कि दे रखी है 10 ग्राम, K वितरण गुणांक है, और चूंकि K ईथर और जल और ईथर के बीच में वितरण गुणांक कितना है, 2। तो यहाँ पर हम जो शेष मात्रा के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ वितरण गुणांक ईथर के पक्ष में है, इसलिए ईथर बटा जल में सांद्रता का अनुपात 2 होगा, तो जल बटा ईथर में सांद्रता का अनुपात 1/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर K का मान 1/2 लिखा गया। V जलीय विलयन के आयतन को प्रदर्शित करता है जो कि 1 लीटर है अर्थात 1000 ml के रूप में लिखा गया है। X विलेय के आयतन को प्रदर्शित करता है अर्थात कार्बनिक विलायक के आयतन को प्रदर्शित करता है जो कि ले रखा है 100 ml। तो इन K, V, X और A के मान रख करके हल करें तो W1 प्राप्त होता है 8.33 ग्राम। ये तो है जलीय विलयन में विलेय की शेष मात्रा।
तो कार्बनिक विलायक या कार्बनिक विलायक में या ईथर में स्थानांतरित विलेय की मात्रा कितनी है, उसको हम निष्कर्षित मात्रा कहते हैं। निष्कर्षित मात्रा कुल मात्रा में से शेष मात्रा को घटाने के बाद प्राप्त होगी और ये है 1.67 ग्राम, अर्थात निष्कर्षित मात्रा 1.67 ग्राम है और जलीय विलयन में विलेय की शेष मात्रा 8.33 ग्राम है। अगर सेकंड की बात करें तो 20-20 ml हम कितनी बार ले रहे हैं, 20-20 ml ईथर को 100 ml टोटल ईथर है तो 20-20 ml के कितने प्लॉट पड़ेंगे, टोटल 5, अर्थात n का मान 5 है और n का मान रखने के बाद निष्कर्षित मात्रा ज्ञात की जाए तो जलीय विलयन में शेष मात्रा तो बचेगी 8.21 ग्राम, जबकि निष्कर्षित मात्रा हो जाएगी 1.79 ग्राम। इसका मतलब टुकड़ों में जितनी ज़्यादा निष्कर्षण किया जाएगा उतनी ही निष्कर्षित मात्रा अधिक होगी, अर्थात आयतन वही है। निष्कर्षित मात्रा या निष्कर्षण में कम मात्रा लेकर निष्कर्षणों की संख्या बढ़ा दी जाए तो निष्कर्षित विलेय की मात्रा में लगातार वृद्धि होती है। तो इस आधार पर ये प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जाता है और प्रश्न को वापस ध्यान रखना है। निष्कर्षित मात्रा पूछे तो सूत्र से ज्ञात शेष मात्रा को प्रारंभिक मात्रा से घटा करके ज्ञात करना है, और अगर केवल शेष मात्रा पूछे जलीय विलयन में विलेय की शेष मात्रा निष्कर्षण के बाद, तो आप सूत्र से जो मान ज्ञात कर रहे हैं वही इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे।